आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कड़ा इम्तिहान ना हो परेशान। जी हां, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा कल से यानी कि 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो देखिए, ये तमाम जो आपके मन में इस वक्त शंकाएं चल रही हैं, उन शंकाओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनका मैं तारुफ आपसे कराते चलूं। हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर निष्का सिन्हा, मनोवैज्ञानिक हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। हमारे साथ दिनेश कुमार राय, जो कि करियर काउंसलर हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य, जो कि शिक्षाविद हैं। और देखिए, लेकिन मेरा आग्रह उन तमाम कॉलर से भी है जो हमसे जुड़ रहे हैं लगातार, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम करके रखें ताकि आपकी आवाज सही तरीके से सवालों के जरिए हमारे पैनलिस्ट तक पहुंच सके और वो जवाब आपको दें तो आपको वो जवाब सुनाई भी दे पाए। बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश कुमार राय करियर काउंसलर हैं। दिनेश, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, चूंकि अभी तक के तजुर्बे के हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसे वक्त में अमूमन चाहे वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हों या फिर एवरेज स्टूडेंट्स हों, सभी को एक तरीके का तनाव जरूर होता है। लेकिन इस वक्त जब कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा पढ़ाई पर उसका असर पड़ा, इस वक्त आपकी तरफ से क्या टिप्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को? मैं सबसे पहले विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें। एग्ज़ाम से पहले ऐसा लगता है कि हमें हमारी तैयारी में कमी है, ये नर्वसनेस है। आपकी तैयारी है, आपने काफ़ी कुछ पढ़ाई की है। पहले लगता है कि मैं क्या लिखूंगा, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तब लगेगा कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। और तब वहाँ पर ये चुनना मुश्किल हो जाता है कि मैं पहले किस सवाल का जवाब दूँ। सर, राज उपाध्याय का सवाल है, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा नाम राज उपाध्याय है और मैं बैंक बोल नहीं सकती है, अब उसका एग्जाम है। स्पष्ट करें सवाल। आप क्या जानना चाह रहे हो, किस चीज को लेकर आप परेशान हैं? मेरी बैंक की परीक्षा है, मतलब बोल नहीं सक रही है। राज, आप जानना क्या चाह रहे हैं? आपकी बहन बोल नहीं सकती हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन किस वजह से वो परेशान है या क्या टिप्स उनके लिए आप चाहते हैं? मतलब उसको लिखने नहीं आता है, बोल भी नहीं सकती है। अच्छा, बोल नहीं सकती है। परीक्षा में तो लिखना होता है, बोलना तो होता नहीं है। सवालों के जवाब मौखिक नहीं देने हैं, लिखने हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस किया होगा उन्होंने। जो भी हो, मैं ये जवाब देना चाहूँगा, कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन पेपर को समझें, निर्देशों को पढ़ें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी अनावश्यक लिख देते हैं। निर्देश में अगर लिखा हुआ है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें,
तो 3 ही के जवाब दें। ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी सारे प्रश्नों के उत्तर लिख देते हैं, जिन्हें उनका समय जो है इसमें काफ़ी कुछ लैप्स हो जाता है और वो सारे प्रश्नों का जवाब दे नहीं पाते हैं। बिल्कुल, यानी कि अनावश्यक सवालों समय को बर्बाद सही करते हैं। से पढ़ने की भी जरूरत है और समझकर उसका जवाब देने की भी जरूरत है, और इससे आपके समय की बचत भी होगी और आप आखिर तक रिवीजन भी कर पाएंगे कि आपने क्या लिखा और क्या छूट गया। डॉक्टर साथ एक कॉलर जुड़ गए इस वक्त बेगूसराय से, अमन। अमन, आपका सवाल। जी, कल जूता पहन कर जा सकते हैं? अमन, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को पहले कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है और उसका जवाब भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। और तमाम दर्शकों से मैं ये कह रही हूं, जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें। अब आप अपना सवाल पूछिए अमन। नहीं जी, कल जूता पहन कर जा सकते हैं? शायद इनका सवाल बिहार बोर्ड ने डॉक्टर दिनेश आपसे जूते को शायद लेकर के ये इनका जानना सवाल चाह है। रहे हैं कि आखिर रणनीति बनाए तो कैसी रणनीति बनाए, किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करें। इनका सवाल जैसा था कि जूते पहन करके जा सकते हैं या नहीं एग्जामिनेशन में, तो इस बार ये डिसीजन लिया गया है कि बच्चे जूते पहन करके जा सकते हैं। ये तो हो गया। अब रह गई बात रणनीति की, तो रात में अच्छी नींद लें, सुबह समय पर विद्यालय पहुँचें, प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ें, एग्जामिनेशन में आंसर लिखते समय क्वेश्चन का जो नंबर है वो अवश्य लिखें, क्योंकि अधिकांशतः ऐसा होता है कि विद्यार्थी आंसर तो लिखते चले जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर, वो किस क्वेश्चन नंबर का आंसर लिख रहे हैं ये नहीं लिखते। यहाँ जो प्रश्न जो उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं शिक्षक, उन्हें परेशानी हो जाती है। यानी कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके लिए ये अंक अर्जन का भी तरीका है, और अगर यहाँ पर आपकी तरफ से गलती हो जाती है तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, और ये रिस्क अभी स्टूडेंट्स को नहीं उठाना चाहिए। रोहतास से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं, अक्षय। अक्षय, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मैम एग्जाम से पहले ना लीक हो जा रहा है सब आंसर क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या करेंगे? पढ़ने वाला बच्चा लोग भी मेहनत करता है तो सब चीटिंग करने लगता है। मेरा सवाल है कि मैम एग्जाम से पहले ना लीक हो जा रहा है सर। दिनेश कुमार राय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी परेशानी की बात होती है कि वो पढ़कर मेहनत करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर दूसरे स्टूडेंट्स अगर चीटिंग करने लगे और उस वजह से परीक्षा कैंसिल हो जाए या दबाव रहे, कैसे उससे निपटें? जी, ये तो विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जिस विद्यार्थी ने सालों भर मेहनत किया है, वो तैयारी किया है, वो चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और अच्छे मार्क्स उसके आएँ, उसको अपने किए हुए मेहनत का फल मिले, उसका पूरा मेहनत तब बेकार हो जाता है जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और वो विद्यार्थी उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं जो कम जानते हैं या कम तैयारी किए हैं। तो एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए सरकार को कोशिश करनी होगी हर स्तर तक, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। पूरी तरह से निगरानी रखनी होगी परीक्षा विभाग पर। यह सुरक्षा विभाग का क्या दायित्व है कि किसी तरह से क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, एग्जामिनेशन फेयर होना चाहिए। और उम्मीद कीजिए, आप विश्वास कीजिए, हमारी सरकार सक्षम है। दिनेश कुमार राय, ये अगर अभिभावक के तौर पर जाना जाए तो अभिभावकों की भूमिका भी इस वक्त बहुत खास हो जाती है। अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपने बच्चों को कैसे बूस्टअप करें, मोटिवेट करें? बिल्कुल, अभिभावकों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर विश्वास रखें, उन्हें तनाव से दूर रखने की कोशिश करें, उनमें ये विश्वास जगाएं कि जितनी तैयारी उन्होंने की है उतना काफ़ी है। ना हो। खगड़िया से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज। पंकज, आप अपना सवाल पूछिए। बोले मैडम कि सेकंड होने वाले पैसा कितना मिलेगा? दिनेश कुमार राय, आपने सवाल सुना होगा।
देखिए, सबसे पहले मैं 5 ये सेकंड बताना बस। चाहूँगा कि एग्जामिनेशन देते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे रुपया कितना मिलेगा, रुपयों के लिए एग्जामिनेशन नहीं दें। अपने अच्छे अंक लाने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए एग्जामिनेशन दें। अब सरकार आपको कितना देती है ये सरकार तय करेगी, वो प्रोत्साहन राशि होती है आपके कैरियर में, ताकि आप अच्छा कुछ कर सके भविष्य में। आप एग्जामिनेशन पास किए यानी आप में आगे बढ़ने की क्षमता है, तो आपको सपोर्ट करने के लिए सरकार कुछ राशि तय कर देती है और वो आपको देती है। लेकिन जब आपका ध्यान उस रुपए की तरफ होगा तो आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप ये क्यों सोचते हैं कि सेकंड डिवीजन आने पर कितना रुपया मिलेगा? आप ये सोचें कि फर्स्ट डिवीजन आने पर मेरा कैरियर कैसा होगा। इस तरह की सोच रखें, मुझे लगता है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। और सरकार कितने पैसे आपको देगी, कितने अंक लाने पर, ये सरकार का विषय है। वो सरकार आपको एक सहयोग राशि देगी ताकि आप ये आपको आगे बढ़ मोटिवेट सकें। करने के लिए राशि दी जाती है ताकि आप पढ़ाई करें। आप इस वजह से ना रुक जाएं पढ़ने में कि आपके पास शायद आर्थिक परेशानियां सामने आ जा रही हों। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर निष्का सिन्हा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार राय और प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इन सुझावों को हमारे व्यूअर्स जरूर ध्यान में रखेंगे कल एग्जाम्स में शामिल होने से पहले। तो हमारी गुड विशेस भी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कल मैट्रिक एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सरकार की तरफ से कई सारी कोशिशें की गई हैं। सबसे पहले पटना के स्कूलों के बारे में बताऊं तो यहाँ कीयान लगाया गया, एक कंप्यूटर के साथ साथ प्रोजेक्टर। और इस तरह से बिहार के विद्यार्थियों को ई कंटेंट से परिचय कराया गया था 2017 में। 2019 में अगर आप याद करें तो बिहार के 25,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टेलीविजन लगाया गया, स्मार्ट टेलीविजन। सरकारी स्कूलों की मैं बात कर, ठीक है, यस, सरकारी स्कूलों की बात मैं कह रहा हूं। 25,000 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाया गया और उन्नयन क्लासेस के माध्यम से ई कंटेंट तैयार करके और विद्यार्थियों को पढ़ाया गया। ठीक है। इसके अलावा हमारी SCERT में दीक्षा कार्यक्रम है जिसमें 25,000 से ज्यादा ई कंटेंट तैयार कर लिए गए हैं, जो पोर्टल पर, दीक्षा पोर्टल पर आज भी आपको मिलेंगे। सारी किताबें बिहार बोर्ड की लेकिन दिनेश जी, सवाल ये है कि जिन बच्चों के हाथ में, जिन सरकारी स्कूल के बच्चों के हाथ में टैब नहीं है, मोबाइल नहीं है, कैसे मिल पाएगा? इंटरनेट नहीं है, कैसे हो पाएगा? इसके लिए सरकार एक अलग कोशिश कर रही है। 2021 की बात मैं बता रहा हूं। यहां 2021 में बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक मीटिंग स्थापित की गई थी और उसमें यह तय किया गया है कि बिहार के बच्चों को टैबलेट के माध्यम से, जिसका नाम स्टेप ऐप है, विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा क्लासेस में। टीचर्स उसकी देखरेख करेंगे और टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई कराई जाएगी घर बैठे। तो और जो सार है यही है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन अगर संजय कुमार हमारे साथ अगर पैनल में बैठे हैं, दिनेश कुमार राय शिक्षाविद हमारे साथ बैठे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि बिहार में इतने लोग शिक्षाविद हैं, वो सजेशन दे सकते हैं। आप क्यों नहीं उनसे सजेशन ले रहे हैं? आप ले सकते हैं। एक आम आदमी भी सड़क पर चलता हुआ एक आम आदमी आपको कुछ बता जाएगा, क्लू बता जाएगा और वो हिट कर सकता है। बच्चों की पढ़ाई नहीं रुक सकती। आप सभी का हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इसके लिए वक्त बहुत चाहिए, 1 घंटे का भी डिस्कशन जो है वो कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे विषयों को उठाकर हम सरकार को जगाएं और सरकार को बताएं कि ब्लैक बोर्ड की जगह कीबोर्ड आना अब जरूरी है। कोशिश आपको करनी होगी, मॉनिटर करना होगा। खबरें लगातार जारी हैं। स्कूल बंद रहे, क्या छात्रों पर कोई दबाव आप मानते हैं?
मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि ज़्यादा कुछ दबाव हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो होती रही है और जो नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म के रूप में जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो रियल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। तो जो पढ़ाई कराई गई है ऑनलाइन, बच्चे जिस तरह से स्टडी किए हैं, क्वेश्चंस भी उसी तरह उसी पैटर्न पर हैं और ये वक्त की ज़रूरत रह गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो पढ़ाई है उसका पैटर्न बदलता जा रहा है और ऐसा करना इस समय की ज़रूरत है। ऐसा करके हम अपडेट रहेंगे और एक नया रास्ता हम निकालेंगे। तो सीबीएसई ने इस तरह का पैटर्न बनाया कि 90 मिनट्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें रियल लाइफ से जुड़े हुए, केस स्टडी से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे और कुछ पिछले पैटर्न से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी होंगे। तो इस तरह से पैटर्न बनाया है। जुलाई का समय है और एग्जामिनेशन नवंबर में होगा, तो जुलाई तक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज हुए हैं, जूम ऐप के माध्यम से क्वेश्चंस ये पढ़ाई कराया गया है। कई विद्यालयों में गूगल फॉर्म के माध्यम से पढ़ाई किया गया है। विद्यार्थी भी काफी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब यही एग्जामिनेशन का नया तरीका होगा और इसी तरह से पढ़ाई होगी। विद्यार्थी भी इस भरोसे नहीं है कि स्कूल खुलेगा और टीचर आमने सामने पढ़ाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों को यह पता हो गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ही तैयारी करनी है। तो काफी कुछ तैयारी विद्यार्थियों ने किया है और कुछ टाइम अभी बच रहा है, उसमें तैयारी करेंगे। और नवंबर दिसंबर में पहला फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें सीबीएसई अपने सुपरविजन में जो स्कूल होगा उसी को सेंटर बना करके एग्जामिनेशन लिया जाएगा और इस तरह से फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा और सेकंड टर्म जो होगा वो मार्च अप्रैल के लगभग में होगा। संजय, दिनेश जी, ऐसे में सवाल है कि देखिए बच्चों के सामने अब 3 लक्ष्य हैं, इंटरनल असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तीनों के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि तीनों के आधार पर रिजल्ट हो सकता है। अगर कोरोना परिस्थिति रही नवंबर दिसंबर में भी और मार्च अप्रैल में भी, तो हो सकता है इंटरनल असेसमेंट इतना महत्वपूर्ण हो जाए जिसका वेटेज और जिसके आधार पर रिजल्ट निकले। बहुत छात्र इंटरनल असेसमेंट को बहुत हल्के में लें, लेकिन इंटरनल असेसमेंट ही रिजल्ट का आधार बन सकता है। तो ऐसे में बच्चों को अभी से कैसे प्रिपेयर करना होगा और तीनों लक्ष्य को लेकर कैसे तैयारी करनी होगी, इंटरनल असेसमेंट के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए भी? बिल्कुल, इंटरनल असेसमेंट तो टीचर से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, स्कूल में से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इस आधार पर उनको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल रही है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, रेगुलर पढ़ाई हो रही है, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो जूम ऐप हो, गूगल फॉर्म हो। तो इंटरनल जो टेस्ट है वो टीचर स्टूडेंट्स जो आपस में जुड़े हैं इस आधार पर होगा। अब रह गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे नवंबर दिसंबर में जो फर्स्ट टर्म में होंगे, उसमें भी विद्यार्थियों के पास बहुत कुछ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की जा सकती है। बच्चे अगर सेल्फ स्टडी भी करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें तो प्रत्येक दिन, जैसा कि मैं स्कूलों में जैसे पढ़ाता हूं तो इस तरह से देख रहा हूं कि प्रत्येक दिन 200 से अधिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चंस जो होंगे वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। पढ़ाई करते समय उन पर विशेष ध्यान दें। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर इत्यादि से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, वो हो सकते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वाई से जुड़े हुए, कारण बताते हुए, और प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में विद्यार्थियों के पास ये होता है कि अगर उन्होंने पढ़ाई की है, कुछ बातें दिमाग से उतर रही हैं, तो ऑप्शन जो होंगे उन्हें देख करके वो ध्यान आ जाएगा, अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। तो
और इसके तरीके हैं, इसके प्रैक्टिस रेगुलर कराने पर विद्यार्थी मैं समझता हूं कि कम समय में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक बात और है कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थी ने कितना तैयारी किया हुआ है, उसकी एक्सेस कितनी है, ये बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में निकल करके आएगा। जो विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ाई किया होगा वो ज़्यादा अंक अर्जित किया कर सकता है। इसके साथ साथ क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं, तरीके होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासतौर पर रियल लाइफ को जोड़ करके जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो बच्चों को सोचने के लिए भी विवश कर देता है, मैं समझता हूँ कि ये बात हमारे विद्यार्थियों को फ्यूचर के लिए तैयार करेगी, जिससे वो आगे के समय में इस तरह के अपने आप को ढाल पाएंगे जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो सकेंगे। जैसे एसएससी होता है या जो हमारा यूपीएससी एग्जामिनेशन लेता है या यूजीसी जो एग्जामिनेशन लेता है, तो बच्चे उसके लिए शुरू से ही तैयार रहेंगे। और अगर मान लीजिए किसी कारण से स्कूल में जाकर के वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, तो वैसी स्थिति में वो ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। ये जरूर है कि अगर छात्र मेहनत करते रहे तो बहुत बेहतर ये फॉर्मूला अपनाया गया है, बहुत बढ़िया पैटर्न ये बनाया गया है, जिसके आधार पर सिलेबस का बोझ भी कम है और आपको 2 टर्म की परीक्षा के जरिए बेहतर रिजल्ट निकालने का भी मौका मिलेगा और अपनी मेहनत दिखाने का भी मौका मिलेगा। सब कुछ ठीक रहा तो दोनों टर्म की परीक्षा होगी, नहीं तो इंटरनल असेसमेंट के लिए भी खुद को तैयार रखिए। इंटरनल असेसमेंट में भी अपना 100% दीजिए और जरूरी है कि अभिभावक भी बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को लगातार उन्हें पॉजिटिव रखें। लगातार जरूरी है कि बच्चों को तनाव से दूर रखें और इस परीक्षा का दबाव न पड़ने दें कि अब ये कैसी परीक्षा है, क्या क्वेश्चन आएंगे। अब जरूरी है कि टीचर और अभिभावक लगातार बच्चों से बात करते रहें और इस परीक्षा के लिए तैयार करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।